तो जैसा कि हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, आज हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज़ देयर फंक्शंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। फंक्शंस मतलब बॉडी पे इन पे क्या, इनके क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब अगर ये हैं तो फिर हमारी बॉडी पे इनके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने जैसा पिछली बार बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं तो हमें पूरे बॉडी में इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो मैंने बोला था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये करता है इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क। ओके, और इसके जो फ्लो ऑफ न्यूरॉन है वो है थोरैको-लंबर फ्लो। क्या है? थोरैको-लंबर फ्लो, यानी कि कुछ नर्व फाइबर्स जो हैं वो थोरैसिक रीजन से निकल रहे हैं, है ना, और कुछ है जो लंबर रीजन से निकल रहे हैं, नर्व फाइबर्स हमारे। ठीक है, और ये फर्दर आके यहाँ पे एक बना लेते हैं क्या गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। तो हमने बोला कि इसका जो है सिंपैथेटिक का इसके प्री गैंग्लियोनिक नर्व मतलब नर्व फाइबर जो हैं जहाँ पे ग्रुप बना रहे, गैंग्लियन बना रहे हैं, उसके पहले वाले जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं उसको हमने बोला प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, और जो बाद में रहेंगे उसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, राइट। तो मैंने बोला इसका जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है इट इज़ शॉर्टर देन द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ओके, फिर मैंने बोला कि हाँ, ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा था कि इसमें से ऑब्वियस बात है जब भी नर्वस सिस्टम काम करेगा तो उसका जो न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस जो यहाँ से रिलीज हो रहा है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से, दैट इज़ एसिटिलकोलिन। बट जो यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से निकल रहा है ना, वो हो जाता है इसका सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक कैसे, यानी वहाँ से रिलीज होता है नॉन एड्रेनलिन। क्या रिलीज होता है? नॉन एड्रेनलिन। और इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, हमारा एड्रीनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक फाइबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं जहाँ पैरासिम्पैथेटिक की, तो इसको हम बोलते हैं, इसका फ्लो ऑफ नर्व फाइबर्स है उसको हम बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल फ्लो। क्रेनियो सैक्रल फ्लो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियो सैक्रल फ्लो, यानी कि इसमें हमारे क्रेनियल नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व है और क्या इन्वॉल्व है हमारा सैक्रल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका जो है ये काम करता है नॉर्मल सिचुएशन में, पहली चीज़। दूसरा मैंने बोला कि इसका जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं दे आर लॉन्गर देन द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, और थर्ड चीज़ मैंने इसमें बोली क्या, जैसे वहाँ पे अलग अलग न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंसेस निकल रहे थे, एक इनहिबिटर और एक एक्साइटेटरी, लेकिन इसमें दोनों जगह एक्साइटेटरी निकल रहा है। क्या हमने बोला कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर दोनों में से ही क्या निकल रहा है हमारा? एसिटिलकोलिन। क्या निकल रहा है हमारा? एसिटिलकोलिन। ओके, चलिए, तो दिस वॉज अबाउट आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनका इफेक्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट ऑन बॉडी क्या होता है। तो हम ऑर्गन वाइज इसको पढ़ेंगे, रिएक्शन वाइज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियस बात है अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो मेरी हार्ट बीट क्या होगी? बढ़ेगी, रुकेगी? मेरे सामने शेर आ गया तो मेरी हार्ट बीट क्या होगी? रुकेगी, बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है। तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि मैंने बोला इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा सिस्टम काम करता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए, अब हम इसको देखते हैं आगे। मैंने बोला ऑर्गन वाइज इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम देखेंगे ऑर्गन वाइज।
चलिए, अब मैंने बोला एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लड सप्लाई जो मसल तक हो रही है। मैंने बोला ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, तो ब्लड सप्लाई टू मसल, ऑर्गन ले लेंगे यहाँ पे अपना। तो पॉइंट नंबर 1, ब्लड सप्लाई टू मसल्स। इसको एक ही चीज़ समझिएगा, इमरजेंसी है, मेरे सामने शेर आ गया है, तो भाई अब मेरे जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना है, उनको दौड़ना है, तो जो ब्लड सप्लाई है मसल्स की सिंपैथेटिक के एक्शन के कारण क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और पैरासिम्पैथेटिक के कारण क्या रहेगी, डिक्रीज। ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट। ऑब्वियस बात है, हमारे साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन है दैट इज़ वेरी पैनिक, तो हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर इंक्रीज डिक्रीज लिख देते हैं, इंक्रीज increased, it is, इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज, इसके कारण भी क्या होगा, डिक्रीज। ओके, रेस्पिरेटरी रेट। थर्ड है हमारा हार्ट रेट, क्या है, हार्ट रेट। इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक में क्या होगा, हार्ट रेट विल बी इंक्रीज, और पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन के कारण क्या होगा, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज ब्लड प्रेशर। ऑब्वियस बात है, ब्लड सप्लाई हमें जल्दी जल्दी पहुंचानी है, तो ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कर रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा दैट इज़, ये हो गए बेसिकली वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस यही होते हैं हमारी बॉडी के, रेस्पिरेशन है ना, और कार्डियक फंक्शंस, और ये सब क्या होते हैं, वाइटल फंक्शंस। तो ये हमारे वाइटल फंक्शंस थे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सिंपैथेटिक के कारण क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक के कारण ये डिक्रीज हो रहा है। अब अगर हम अदर ऑर्गन्स में देखते हैं, हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है ना, या स्ट्रेस सिचुएशन है, तो क्या हमें उस टाइम भूख लगेगी, नो। अगर हम देखें हमारे डाइजेस्टिव जूसेस उस टाइम पे स्ट्रेस सिचुएशन में सिक्रीट होंगे, नो। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन होंगे, किसके इफेक्ट के कारण, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट, अगर इसको अपन यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब फिफ्थ जो है हमारा, हमने बोला डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीशन, डाइजेस्टिव जूसेस
तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं यहाँ पे क्या होंगे, सिंपैथेटिक इफेक्ट के कारण क्या होंगे, कम सिक्रीट होंगे, और पैरासिम्पैथेटिक में तो नॉर्मल ही रहेंगे, या अपन बोल सकते हैं कि थोड़े इंक्रीज रहेंगे। व्हेन वी आर हेल्दी, व्हेन वी आर एट रेस्ट, व्हेन वी आर इन नॉर्मल सिचुएशन, तो हमें आराम से भूख लगती है, तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी क्या है, अच्छे से सिक्रीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। ऑब्वियस बात है, पेरिस्टाल्सिस में क्या है, एनर्जी कंजप्शन होता है, हमें एनर्जी बचाने की ज़रूरत है, तो पेरिस्टाल्सिस इस जगह पे जब स्ट्रेस सिचुएशन होगी, सिंपैथेटिक के कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। ओके, सेवेंथ पॉइंट इज आर डेफिकेशन, सॉरी डाइजेशन। ऑब्वियस बात है, डाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, डाइजेशन विल बी डिक्रीज्ड, और इधर क्या रहेगा, इंक्रीज्ड, राइट। फिर आते हैं एट्थ पॉइंट पे जो है डेफिकेशन। स्ट्रेस सिचुएशन सिंपैथेटिक के कारण क्या होगा, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल या फिर इंक्रीज्ड। ओके, अब आते हैं यूरिनेशन या मिक्चुरेशन पे। मिक्चुरेशन या यूरिनेशन, मिक्चुरेशन। Micturition will be absent by the effect of sympathetic nervous system। ये क्या हो जाएगा micturition इस टाइम पे, ऑब्वियस बात है स्ट्रेस सिचुएशन में नो यूरिन विल पास, तो एब्सेंट, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। टेंथ पॉइंट इज आर salivation। It will be decreased in sympathetic system and it will be increased in parasympathetic nervous system के एक्शन के कारण। समझ में आया? कुछ चीज़ें और हैं, जब मैं इसको हटाऊंगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं 10। अब ऑब्वियस बात है 11 जो पॉइंट है, 11th जो पॉइंट है उसको यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, ये मिक्चुरेशन सलाइवेशन हो गया ना, इधर इसको हटाते हैं थोड़ा ताकि हमें दूसरा लिखने में हेल्प हो। नेक्स्ट इज आर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, या प्यूपिल रिलैक्स्ड कब होता है, या फिर हम बोले डायलेशन ऑफ प्यूपिल, है ना। जब हम किसी खतरनाक चीज़ को देख लेते हैं, जैसे हमारे सामने ट्रक आ गया तो हमारा प्यूपिल क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, है ना। और यदि नॉर्मल सिचुएशन है तो पीपल विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसमें। तो अगर हम बोलें प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल बेसिकली करता क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्यूपिल एक चीज़ है जिससे हमारी बॉडी, हमारी आईज़ में लाइट का एंट्री होता है। जैसे बहुत ज़्यादा लाइट है इस रूम में तो प्यूपिल जो है मेरा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट की कम ज़रूरत है हमारी आँख में, ज़्यादा लाइट जाएगी तो दिक्कत होगी। अगर हम किसी डार्क जगह पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी आँखों को ज़्यादा लाइट की एंट्री चाहिए होगी, तो ऑब्वियस बात है उस जगह पे प्यूपिल क्या होगा, हमारा डायलेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कब होगा, सिंपैथेटिक के एक्शन के कारण, तो प्यूपिल विल बी डायलेटेड। And when it is in parasympathetic action, it will be constricted. Okay? फिर हम आते हैं, बस ये चीज़ है, समझ लिए अपने प्यूपिल। अगर हम मेल जेनाइटल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या है,
एब्सेंट रहेगा पेनाइल इरेक्शन और इसमें प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने देख लिया सब कुछ। दिस वाज अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट्स रहेंगे उसके। अब जो है हमारी बॉडी में, ये समझ में आया, दिस इज अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कम्स टू एन एंड आफ्टर दिस टॉपिक। नर्वस सिस्टम यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी तक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में रिकॉल करते हैं। मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम जो कि हमारी क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट है। और ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ओके, तो उसको हमने बोला नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज़ क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व फाइबर्स हो गए, है ना, नर्व्स हो गए, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, उसको हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं। ओके, फिर मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम जो है वो 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल मतलब दैट इज़ लोकेटेड सेंट्रली। ठीक है, सेंट्रली वो ऑपरेट कर रहा है हमारे बॉडी को। अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये देखा था। फिर मैंने बोला ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर मैंने बोला भाई सेंट्रल में तो सेंट्रली लोकेटेड है, अब उसको पास से जो भी सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आएंगे, तो हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। अब मैंने बोला ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, बेसिकली 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने ऐसा बोला कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। कौन कौन सी नर्व्स, एक जो ब्रेन से निकल रही हैं उनको बोला क्रेनियल नर्व्स, दूसरे जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको बोला हमने स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये 2 एंटागोनिस्ट पार्ट, यानी कि अगर कोई, ये अभी एंटागोनिस्ट मतलब समझ गए, अगर कोई एक इफेक्ट डाल रहा है तो इसका ऑपोजिट दूसरा इफेक्ट डाल रहा है, इसको हमने क्या बोला, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ, दे आर मेड अप ऑफ 2 एंटागोनिस्टिक पार्ट्स, जो कि कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब मैंने बोला जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो करता है स्ट्रेस सिचुएशन में काम, इमरजेंसी सिचुएशन में काम, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा। समझ में आया? ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। अब मैंने ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़ा दिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा दी, अब हमने अपने क्रेनियल नर्व्स भी पढ़ लिए, स्पाइनल नर्व्स भी डिटेल में पढ़ ली। अब आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है अगर हमें कंट्रोल मतलब कोई भी नर्वस सिस्टम को वर्क कराना है तो उसको रिसेप्टर्स चाहिए, तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे आँखें हैं हमारी, आईज, दे आर फोटोज, इनमें क्या होता है, ये लाइट को करते हैं। ठीक है, दे सेंस लाइट, यानी कि ये क्या है, हमारे फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। ठीक है, और जो हमारे कान हैं वो क्या करेंगे, वो इस पूरे किसको मतलब कुछ भी हियरिंग वगैरह जितने इम्पल्सेस हैं वो क्या है, हमारे ऑडिटरी इम्पल्सेस हैं, वो कौन करेगा, हमारे ईयर्स, हमारी स्किन, हमारे टैक्टाइल मतलब टच, प्रेशर, इसको करेगी। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट, हम अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट आईज, अबाउट ईयर्स, है ना। तो आई की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसके बारे में हमें देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आई। ठीक है, हमारी आँखें, तो अब हम वो पढ़ेंगे। चलिए, और हम इनके मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे ये ब्रेन तक वो सिग्नल लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स हैं
इसके बीच बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने में। ओके, तो हम ये अभी पढ़ने वाले हैं अबाउट आई या फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, आएगा हाँ जी, तो ये है हमारी आई का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बेसिकली एक कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट लेयर है और इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया।
कॉर्निया। उसके बाद में ये जो है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अभी हम पढ़ रहे थे ना इसके बारे में, व्हाट इज प्यूपिल। प्यूपिल ये है हमारा लेंस, आई लेंस, ठीक है। और उसके बाद में ये स्क्लेरा हो गई हमारी, उसके बाद में कोरोइड होती है, उसके बाद में ये होती है हमारी रेटिना। क्या होती है? रेटिना। यही है हमारी बेसिकली स्क्रीन, है ना, जहाँ पे पूरे विजन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, रेटिना। उसके बाद में ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यही वो नर्व है, पढ़ा था हमने ऑप्टिक नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व हमारी जो आई से पूरे सेंसरी सिग्नल कहाँ लेके जाती है, मतलब विजुअल सिग्नल्स, है ना, तो वो कहाँ लेके जाती है? हमारे ब्रेन में। तो ऑप्टिक नर्व। और देखिए ये दो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर बेसिकली कहाँ होता है? हमारे इनर स्पेस ऑफ आई में होता है, आई वॉल के। और ये फ्लूइड है, फ्लूइड है, ठीक है, इट इज़ अ फ्लूइड कलेक्टेड इन हियर। फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड यहाँ पे कलेक्टेड है पूरे में। इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और इसके आगे साइड में जो होता है ना, इस कंपार्टमेंट में जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब हम ना इसके बारे में क्या देखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर का डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला स्क्लेरा, स्क्लेरा के बारे में देखते हैं। स्क्लेरा स्क्लेरा हमारा कॉर्निया से ही एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, कॉर्निया से ही एक्सटेंड हो रहा है। तो ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी आई की। स्क्लेरा इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना। और ये वाइट कलर जो हिस्सा दिखता है ना, दैट इज स्क्लेरा, तो इट इज वाइट कलर्ड। ओके, फिर मैंने क्या बोला, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है? तो स्क्लेरा जो है ना हमारी कॉर्निया से एक्सटेंड होती है, यहाँ से कॉर्निया से, और कहाँ तक जाती है? हमारे ऑप्टिक नर्व तक, मतलब पीछे जो है पूरा ऑप्टिक नर्व तक ये जा रही है। क्या हो रहा है? मैंने बोला स्क्लेरा इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम कॉर्निया टू ऑप्टिक नर्व बिहाइंड, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम cornea to optic nerve behind. Okay? नेक्स्ट मैंने बोला ये ऑप्टिक नर्व तक जाता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कॉर्निया, कॉर्निया, नेक्स्ट इज आर कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर है, ओके। सबसे इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर। और इसके कर्वेचर के कारण ना, जिसका कर्वेचर है ये पूरा, ये कर्वेचर, इसके कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया कॉजेज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन
द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया कॉजेज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीज़ें होती हैं, पता है ना, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो जो कॉर्निया का कर्वेचर है उसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बोला है कि ये जो कॉर्निया है ना, ये लैक्रिमल ग्लैंड से सराउंडेड रहती है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड जो होती हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स करती हैं, और ये हमारी आई को हमेशा मॉइस्ट बना के रखती हैं ताकि उसको कोई डैमेज ना हो पाए। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बोला दे आर कॉर्निया सराउंडेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट इज सराउंडेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड्स, और टीयर ग्लैंड्स भी इनको ही बोलते हैं ना, ग्लैंड्स। और इसके कारण ही क्या होता है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ आई, दैट कॉजेज द प्रोटेक्शन ऑफ आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैम्बर की, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। क्या बोलते हैं, एंटीरियर चैम्बर, है ना, जो कि कॉर्निया के पहले होता है, और सॉरी हाँ, ये कॉर्निया के पीछे जो है उसको हमने बोला एंटीरियर चैम्बर, और इनको हम बोलते हैं, ये जो निकल रहा है ना, ये दो मसल्स, इनको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। इसके बारे में लिखा नहीं था। हाँ जी, तो मैंने बोला जो एंटीरियर चैम्बर है वो है, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है ना वो बिहाइंड आइरिस। ये जो है ना, ये चीज़, इसको मैंने बोला आइरिस, और इसके पीछे क्या है हमारा, पोस्टीरियर चैम्बर प्रेजेंट। और जो एंटीरियर चैम्बर है, इट इज़ फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है, इट इज़ फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब आइरिस के बारे में बात कर रहे थे, आइरिस के बारे में देखते हैं, व्हाट इज आइरिस। आइरिस, तो आइरिस क्या है, इसकी लोकेशन है एट द सेंटर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के सेंटर में। और आइरिस में क्या होती है, मसल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, लोकेशन सेंटर ऑफ कॉर्निया, और दे कंटेन्स मसल्स that contracts और expands। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस चीज़ जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी, इट इज़ नोन एज प्यूपिल। तो प्यूपिल के बारे में देखते हैं, प्यूपिल तो प्यूपिल इज अ राउंड ओपनिंग, इट इज अ राउंड ओपनिंग। ठीक है, अभी मैंने बताया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कि प्यूपिल क्या होता है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो जब मोर लाइट इज रिक्वायर्ड, प्यूपिल गेट्स डायलेटेड, और कम लाइट चाहिए होता है, यानी कि डार्क में है या फिर कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा उधर पे लाइट है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्यूपिल जो है राउंड ओपनिंग, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपनिंग है, खुलना बंद करेगी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन लेस लाइट इज देयर, ओ सॉरी, व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट और लेस लाइट इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियस बात है, ज़्यादा लाइट अगर हमारी आंख में जाएगी तो वो डैमेज कराएगी, तो प्यूपिल क्या करेगा, उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये डायलेटेड कब होता है, कब होगा,
जब जो लाइट है ना ज़्यादा चाहिए हमें अंधेरे में, तो उस टाइम क्या होगा, ये डायलेट हो जाएगा. व्हेन डार्क एंड मोर लाइट इज रिक्वायर्ड. ओके, प्यूपिल के बारे में हो गया. नेक्स्ट इज आर लेंस. जो लेंस है ना, इट इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस. लेंस, तो जो लेंस है वो प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है. तो इसकी लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल. ओके, और ये जो है काहे से पकड़ते हैं इस लेंस को, किस चीज़ में हैंग रहता है, तो हमने बोला इट इज़ हैंग्ड बाय सिलियरी मसल फाइबर. इट इज़ हैंग्ड बाय सिलियरी मसल फाइबर. तो लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट डाल के स्टार. इट इज़ ओके. अब सिलियरी मसल फाइबर्स तो बोल दिए. व्हाट इज सिलियरी मसल, अब नेक्स्ट हम वो देखेंगे. तो अबाउट सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स आर सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया. लोकेशन इनकी क्या है, बिहाइंड द कॉर्निया. और इनका काम क्या होता है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती हैं. ठीक है, लेंस को फ्लैट करने का काम रहता है इनका. ठीक है, अब आते हैं ये विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर जो है. तो हमने बोला कि ये जो चैम्बर है जिसमें विट्रस ह्यूमर फील्ड है, इट इज़ इनर स्पेस ऑफ आईबॉल है ना. और इसमें क्या होता है, विट्रस चैम्बर बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर. ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर. और ये इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आईबॉल. ठीक है, और इसके अंदर एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर. ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ताकि हमारी आई क्या रहे, बल्ज आउट रहे. ठीक है, अब यहाँ अंदर एक लाइनिंग होती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरॉइड. क्या बोलते हैं, कोरॉइड. तो कोरॉइड के बारे में लिखते हैं. कोरॉइड क्या होता है, वो रेटिना को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है. ठीक है, तो कोरॉइड का फंक्शन क्या हुआ, इट इज़ अ लेयर दैट provides blood supplies and nutrients to our retina. ठीक है, अब जो रेटिना है उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, और कल हम ख़त्म करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन, या हम कैसे देखते हैं उसके बारे में. ठीक है, चलिए. अब जो रेटिना होती है ना, उसकी एक स्पेशल चीज़ होती है, उसमें बहुत सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं. फोटो रिसेप्टर सेल मतलब जो लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. ठीक है, उनको हमने बोला फोटो रिसेप्टर सेल्स. उनके नाम क्या क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. अब उसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो दिस वाज अबाउट आई और इसके स्ट्रक्चर. ठीक है, इधर पे दो चैम्बर्स हैं और इसके इधर लिख लेते हैं विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेटिना, उसके कंपोनेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ विजन, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, सो दिस वर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई. यहाँ से लाइट आता है पूरा. ठीक है, यहाँ पे ये जो लेंस है इसको अकोमोडेट करता है, और फिर फर्दर जो है इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे. अब रेटिना जो होता है ना, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पे. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या फोविया. ठीक है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसको मैक्यूला बोलते हैं. ठीक, जहाँ पे
कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, दैट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, दैट इज़ मेड बाय लेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, सारी लेयर्स पढ़ ली। फिर मैंने बोला कोरोइड है जो क्या करता है, रेटिना को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराता है, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। हमने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन के बारे में बात करी, दैट इज़ आर आई, उसका स्ट्रक्चर देखा। अब उसका जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है, मैकेनिज्म हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दिस वाज इट अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।